स्टार्ट करो यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए दिया था हमने, रोलर वाला। पता नहीं तुम लोगों से हुआ नहीं हुआ। सर हो गया था। हो गया था सर। हो गया? अच्छा जी, चलो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आओ, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा। फिगर दिख रहा है ना, एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उस पर एक ये रेड वाले एरो से फोर्स लगाई गई है, ठीक है। और ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही है। तो पहले वो क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्टिंग में वो मोशनलेस है, कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं है उसके अंदर, और सरफेस भी स्मूथ दे रखा है तुम्हें परफेक्टली। फिर फोर्स लगाया गया बी वाले एंड पर, उसके बाद इनिशियल मोमेंट पर एक्सेलरेशन बताना है पॉइंट ए के लिए, ठीक है। तो जो लॉजिक है इसके पीछे वो क्या है, मतलब जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो लॉजिक होना चाहिए वो ये कि एक्सेलरेशन ऑफ ए, जो कि सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, कि नॉन सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, तो इसका एक्सेलरेशन पहली बात तो आप न्यूटन लॉ से नहीं निकालोगे, कैन नॉट बी बाय एनएलएम। और फिजिक्स में एक्सेलरेशन निकालने के दो ही अप्रोच है, ध्यान रखना। किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फाइंड करने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपका काइनेमेटिक्स के थ्रू होता है और एक रास्ता आपका न्यूटन लॉ के थ्रू होता है, एनएलएम के थ्रू। तो जब एनएलएम नहीं लगा सकते, इसका मतलब हमें काइनेमेटिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। और काइनेमेटिक्स के हिसाब से जो एक्सेलरेशन होगा ए पॉइंट का, उसको निकालने का एक प्रोसेस होता है। मतलब रिजिड बॉडी के किसी भी नॉन सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपका कंसेप्ट ये होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। किसी भी नॉन सेंटर ऑफ मास पॉइंट की एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन और प्लस उसके रिलेटिव पॉइंट ए की एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को आप बाय एनएलएम निकालोगे न्यूटन लॉ का यूज करके, और रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास जो एक्सेलरेशन होगा, इसके लिए आप एक फैक्ट यूज करोगे। मैं यहाँ पर इसलिए डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आगे के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना। यहाँ पर एक फैक्ट यूज करना कि पॉइंट ए का जो मोशन होगा, मोशन ऑफ द पॉइंट ए, वो सर्कुलर होना चाहिए रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नहीं, रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच जब रिलेटिव देखा जाएगा तो वो हमेशा ही एक सर्कुलर मोशन की कंडीशन बनेगी रिजिड बॉडी के केसेस में। चाहे आप रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर रिजिड बॉडी का बी पॉइंट भी है, रिजिड बॉडी का ए पॉइंट भी है, तो आप बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देख लो, चाहे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देख लो, वो एक सर्कुलर मोशन हमेशा रहेगा। मतलब ये कंसेप्ट क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, ये कंसेप्ट आपको मैं जनरलाइज दे रहा हूँ। इन जनरल कभी भी रोटेशनल मैकेनिक्स में अगर ऐसे डाउट्स आ जाएं तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो अब अगर मुझे पॉइंट ए का एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले हम सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं न्यूटन लॉ से, जिसके लिए कहा जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो उसके थ्रू हम निकालेंगे। और जो दूसरा वाला टर्म है, मतलब कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जाकर के, तो क्योंकि वो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। पॉइंट ए का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और प्लस पॉइंट ए का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों निकालने पड़ेंगे तुम्हें। तो एक एक करके इनको सॉल्व करो। पहला वाला आंसर न्यूटन लॉ से डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज फोर्स दे रखा है तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और डायरेक्शन के हिसाब से ये आई कैप। दूसरा वाला आंसर मतलब कि पॉइंट ए का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, तो सेंट्रिपिटल जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, एज ओमेगा इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसमें, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आर अल्फा से निकालोगे। अब उसमें जो आर अल्फा निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए, जो आर अल्फा होगा उसमें आर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस। यहां पर अब थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है। हाफ रिंग का, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, पहला कंसेप्ट 2r/π के बॉटम से। हाँ, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे होता है, पहला कंसेप्ट ये।
लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग 2r/π फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का एक्सेलरेशन निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला आर अल्फा, तो ये जो आर है ये डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन COM एंड पॉइंट ए। और ये डिस्टेंस अगर निकालने को, क्योंकि यहाँ पर गलती हो जाएगी, बता रहा हूँ, अगर यहाँ थोड़ा सा फोकस लूज किया तो आप मिस्टेक कर जाओगे। जल्दीबाजी में लोग क्या होता है, आर अल्फा में आर को रिंग का रेडियस मान लेंगे, जबकि ये सेपरेशन है सेंटर ऑफ मास का और पॉइंट ए का। तो जो वो डिस्टेंस निकालोगे सेंटर ऑफ मास का और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ए के बीच के डिस्टेंस, ये आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर और प्लस 2r/π जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दिस और इनटू अल्फा। अभी अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। अल्फा के लिए अलग से कंसेप्ट लगाएंगे, अल्फा निकालने की अलग इक्वेशन है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो ये हमेशा इस आर के परपेंडिकुलर भी होगा। ये जो आर है, इस आर को कंफ्यूज मत करना, ये आर रेडियस नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये आर बेसिकली सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस है, तो ये उसके परपेंडिकुलर साइड पर मिलेगा आपको। सेंटर ऑफ मास और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जाएगी, आर अल्फा जिसको लिख रहे, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर हम ये मान लें कि जो लाइन सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ए को ज्वाइन कर रही है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, और ये डॉटेड लाइन जो ज्योमेट्रिकल सेंटर को पॉइंट ए से मिला रही है, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा हो, ये एंगल थीटा मान के चल रहे। एक लाइन सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ए को मिला दी, और एक लाइन रिंग के ज्योमेट्रिकल सेंटर को पॉइंट ए से मिला दी, और इनमें थीटा एंगल है। तो अब आप ये बताओ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करने पर क्या क्या आएंगे, कौन सा कंपोनेंट उसका इस डायग्राम के हिसाब से वाई एक्सिस पर होगा और कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर जाएगा उस थीटा के फॉर्मूले। सर वाई एक्सिस में cos थीटा, एक्स एक्सिस में sin थीटा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब जो वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा जे कैप, और एक्स एक्सिस की तरफ साइन ऑफ थीटा आई कैप। अब इसमें तीन चीजें बची हैं आपको निकालने के लिए, cos थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और इस अल्फा की वैल्यू। तो ये अब एक एक करके निकालो, cos थीटा कितना होगा, साइन थीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू। तो अब अल्फा को निकालने के लिए तो आप टॉर्क वाला कंसेप्ट लगाओगे, अल्फा को ऑब्टेन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ टॉर्क यूज करें। अब टॉर्क निकालोगे किस पॉइंट के अबाउट, सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हाँ फिक्स एक्सेस नहीं है तो हाँ, सेंटर तो फिक्स एक्सिस नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो पहले हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कैपिटल एफ, और जो कैपिटल एफ की फोर्स है उसकी लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे, कैपिटल एफ वाली फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाओगे, तो सेंटर ऑफ मास से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर 2r/π। 2r/π। और इसमें एक्चुअली इनडायरेक्टली कई सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, तो रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर mr²। फंसोगे। ये सर सीओएम के बाद आउट लेंगे हाँ ना, हाँ, मैं यही बोल रहा इस क्वेश्चन में उसमें फंसोगे आप। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाएंगे। हाँ हाँ, यस सर। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन देखने में फर्स्ट इंस्टेंट पे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब इसको करने बैठते हैं तो इसमें छोटे छोटे इतने कंसेप्ट लग रहे हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले आप उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट निकालेंगे। ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो m इंटू r², सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस, सर माइनस करें। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सबसे कम आता है। तो माइनस m इंटू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, 2r/π का स्क्वायर। ये टोटल आपका अल्फा की वैल्यू निकल रही। सर एक बार बता दीजिए सर माइनस क्यों किया?
एक्चुअली फॉर्मूला आपका ये होता है ना कि आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर जब करते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आई ऑफ सम पैरेलल एक्सिस। सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इससे निकालते हो। तो इसमें तुमको आई पैरेलल एक्सिस नोन है और आई सेंटर ऑफ मास आप निकालने जा रहे हो। अच्छा सर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी बिगड़ा इस क्वेश्चन में, एग्जाम का प्रेशर है अगर आपके ऊपर, तो इसमें हाँ। ऐसे इतने पॉइंट्स हैं जहां पर गलतियां हो सकती हैं जो आपको उस समय ध्यान भी नहीं आएगा। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते समय जो आर अल्फा है उसमें जल्दीबाजी में आर आप रेडियस चूज कर सकते हो। आर अल्फा की डायरेक्शन हो सकता है गलत चूज कर ले। फिर और अगर ब्लंडर करना है तो कंपोनेंट गलत चूज कर लो, वो तो खैर ब्लंडर ही है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टॉर्क निकालना, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जिनका हमें ध्यान रखना है। कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ये उसी ट्रायंगल से आ जाएगा। Yes. वो आप ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल से अपने आप निकाल सकते हो। यहाँ रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पर 2r/पाई है और ये पाइथागोरस थ्योरम से r² + 2r/पाई का होल स्क्वायर है। तो वो अपने आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी बनेगी। तो ये कुल मिलाकर के आपके पॉइंट ए का एक्सेलरेशन आएगा इसमें। आई बात समझ में? ये Yes sir. Yes, sir. है ना? यस सर। तो ये ऊपर जो जनरल पॉइंट लिखा है इसको ध्यान रखना है, बहुत हेल्प करता है रोटेशनल मैकेनिक्स में। ये चीज बहुत हेल्प करती है कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी रैंडम पॉइंट की एक्सेलरेशन को आप सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन प्लस रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट की क्या एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हो। और रिलेटिव एक्सेलरेशन किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में सेंट्रिपिटल के फॉर्म में आएगी और टेंजेंशियल के फॉर्म में आएगी। टॉर्क के टाइम पर थोड़ा ध्यान रखना है कि टॉर्क किसके अबाउट ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पर बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ने से पहले क्रॉस चेक कर लेना है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही लिया है कि गलत हो गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया? द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिलेंडर बार एंड अ यूनिफॉर्म डिस्क ईच ऑफ मास m/2 इट रेस्ट ऑन द। इसका डायग्राम कहाँ चला गया भाई? एक मिनट हो जाएगा, इसका डायग्राम तो था यार। चलो इसको देखते हैं, बाद में देख लें, इसका डायग्राम मिसिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम अच्छा बनाते हैं। इसका डायग्राम ये था, मैं बता रहा हूँ आपको इसका डायग्राम क्या था। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो डायग्राम है वो इस तरीके से है कि एक डिस्क है और इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो एक रॉड है। डिस्क प्लस एक रॉड अटैच है इसके साथ, और ये एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस के ऊपर है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, मतलब एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखे गए हैं ये। तो एक डिस्क है और उसके साथ एक रॉड है यहाँ पर, ठीक है। इसका मास m/2 दे रखा है, रॉड की लेंथ l दे रखी है, डिस्क का मास भी m/2 दे रखा है और डिस्क की रेडियस r दे रखी थी। ये दो चीजें हैं, डिस्क और रॉड। और इसके रॉड की एंड पॉइंट पर एक फोर्स लगाई गई थी F की। ये क्वेश्चन था यहाँ पर। रॉड के एंड पॉइंट पर हमने कैपिटल F की फोर्स लगाई और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन था। वो डायग्राम कहीं मिसप्लेस हो गया इसका। सर इसमें 2 पॉइंट की पूछी थी सर, एक सेंटर की पूछी थी और एक उस पॉइंट की पूछी थी बी वाले की, ये भी रॉड था सर। नहीं, ये तो अलग क्वेश्चन है, तो आज ही ऐड किया, पहले वाली फाइल बताई रही है क्वेश्चन। सर ऐसा ही एकदम सेम नहीं, ये क्वेश्चन तो था आज सर। नए क्वेश्चन ऐड किए हैं यार आज बहुत हाँ नए सर, एक क्वेश्चन। था, इस टाइप का था सर। ऐसा ही है सर, हो ऐसे ही सकता था, है, उसमें हो बस सकता मास है। डिफरेंट था। हाँ, हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे पहले बताओ, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाओगे? प्रोसेस बताइए। अल्फा निकालना है, तरीका एक ही है, टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क किसके सर अबाउट? वो उस इमीडिएट इंस्टेंट के लिए था सर, तो सर, हम पहले जो तो उस सेंटर पॉइंट से मास। वो कनेक्टेड है सर। एक अभी सर तो रुको उस पॉइंट यार, के इस अबाउट क्वेश्चन हम लोग टॉर्क निकालेंगे। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। टॉर्क सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सब सिस्टम। फाइन। और आई भी उसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सिस्टम के अबाउट। यहाँ पर फोकस चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन ऐसा बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, ये सब नहीं है। तो पहला काम आपको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। फर्स्ट स्टेप कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां पर है।
तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालेंगे, तो सेंटर डिस्क L/2 है। हाँ नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड अलग है और सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अलग है, और फिर अब इन दोनों का अपना सेंटर ऑफ मास निकालना तुमको। तो जहां पर फोर्स लगाई है इस पॉइंट को मैं x इक्वल टू 0 मान लेता हूं, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई है उससे L/2 डिस्टेंस पर रॉड का सेंटर ऑफ मास है, और उससे L/2 प्लस r डिस्टेंस पर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। अब ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप लगाओगे फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 वाला, तो m/2 रॉड का, उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 प्लस m/2 डिस्क का, उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 प्लस r। सर L+R नहीं सर होगा? L प्लस आर होगा, L/2 प्लस आर नहीं। सॉरी एक मिनट L प्लस आर, नहीं हाँ ठीक है बच्चा, देखो मैंने कहा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम ये तो है, L प्लस आर और डिवाइडेड बाय टोटल है 2m। पहला काम ये करेंगे सर डिवाइड बाय m m 2m m, अरे वो गड़बड़ हो रहा है कुछ यार, m, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आपको इसमें टॉर्क निकालना है, अब कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। तो कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क कैसे कर रहे हैं वो भी देख लो एक बार। टॉर्क इक्वल टू कैपिटल F और इनटू जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले स्टेप पर जो डिस्टेंस आएगा। और तीसरा स्टेप जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर दिक्कतें होंगी इसके अंदर भी। तो तीसरा स्टेप है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है अबाउट द, ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला उसके अबाउट, तो पहले रॉड का, रॉड का देखिए मतलब सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो बीच में कहीं पर आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम वो बीच में कहीं पर आ रहा है, और वो फोर्स वाली साइड से उसका जो डिस्टेंस है इसी को एक्स सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप पर कैलकुलेट हो रहा है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने के लिए रॉड का पहले उसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे m/2 L², ये रॉड का अपने सेंटर के अबाउट है, प्लस रॉड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम m/2, और रॉड की सेंटर से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस बना रहा है वो हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास माइनस L/2 इसका स्क्वायर। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सर उसमें सर, बाय 12 क्यों निकल? m/2 आएगा ना? m/12 क्यों निकला? बाई 12 भूल गए यार, उनको पता नहीं क्या और इस क्वेश्चन में प्लस, हाँ वो कुछ गड़बड़ हो रहा है ये सब चीजें यार। प्लस नहीं, वो माइंड में ना एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रेशर बना हुआ है कि आज क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो वही होता है कि प्रेशर में, यही मैं बोल रहा था कि मेरे पास प्रेशर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है और यही प्रेशर तुम लोग के पास भी होता है 90 क्वेश्चंस का या 75 का, तो इसीलिए ये सब छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट m/2 r² डिवाइडेड बाई 2, प्लस डिस्क के लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो m/2 और डिस्क के सेंटर से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास L प्लस R माइनस X सेंटर ऑफ मास। अब तो सही लिखा है, यस सर, यस सर। ये टोटल मोमेंट। बस अब ये 3 स्टेप लगा करके इसका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो थोड़ा सा इजी दिखता प्रॉब्लम, बट सिंबॉलिकली है तो ऐसा लग रहा है कि ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल का टॉप नहीं लेंगे? किसका? नॉर्मल का जो बच्चा ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर है यार, हॉरिजॉन्टल टेबल पर, तो हॉरिजॉन्टल टेबल पर नॉर्मल और ग्रेविटी की फोर्स बैलेंस हो जाएंगी। ओके। ये ना फिगर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल सरफेस पे नहीं है। ये क्वेश्चन जो है इसको देखो, ये रॉड वाला एग्जांपल, इसमें रॉड AB को थीटा एंगल पर रिलीज किया गया है। व्हेन यहाँ पर एंगल दे रखा है, व्हेन करके ना एंगल दे रखा है, व्हेन इट इज एट थीटा एंगल, और फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, मतलब कि पॉइंट A यहाँ पर स्लाइड नहीं कर रहा। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज ओमेगा मतलब अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यूज बतानी है। ये 3 चीजें जस्ट आफ्टर रिलीज में। क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए देखो इसमें सर, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन। हाँ फिक्स्ड एक्सिस हो गया, तो इसमें पॉइंट A पर आप नॉर्मल रिएक्शन दिखाओ, सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी की फोर्स दिखाओगे, फ्रिक्शन किस तरफ दिखाएंगे, पॉइंट A के स्लिप करने के चांसेस किस तरफ है, टेंडेंसी आगे की तरफ, आगे की तरफ फ्रिक्शन, की तरफ दिखाएंगे सर। फ्रिक्शन लेफ्ट साइड होगा। फ्रिक्शन राइट होगा, राइट साइड।
हाँ राइट साइड फिर से राइट साइड। क्योंकि अगर रॉड गिरेगी तो पॉइंट ए पीछे स्लिप करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आओ, देखो ये स्टेटमेंट कितनी काम आने वाली है आपको कि एक्सेलरेशन के दो अप्रोचेस, काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ। अभी दिखाता हूं कैसे काम आता है। सबसे पहले यहां पर अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। अब क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, तो टॉर्क फिक्स वाली एक्सिस यानी ए के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे इसमें। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में जहां पर फिक्स एक्सिस है उसी के अबाउट टॉर्क निकालिए, और ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन के टॉर्क डिसअपीयर हो जाएंगे, सिर्फ ग्रेविटी की टॉर्क आएगी mg, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से l/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। और पॉइंट ए से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ml² डिवाइडेड बाय 3 अपने एंड पॉइंट के अबाउट, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, न्यूटन लॉ के हिसाब से समेशन ऑफ द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन यहां पर कैसे निकालोगे, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आप बाय काइनेमेटिक्स निकाल दीजिए, यूजिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के हिसाब से निकाल दो, और काइनेमेटिक्स के हिसाब से निकालेंगे तो इसके लिए क्या करो, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी चेक करो, उसका पाथ जो बनेगा यहाँ पर, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ पर देखें, जब पॉइंट ए अगर फिक्स्ड है तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी एक सर्किल बनेगी उसके अबाउट, और अगर वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से उसमें सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दो एक्सेलरेशंस आएंगी। तो इसका मतलब ए सेंटर ऑफ मास के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये रॉड रेस्ट पे है, तो जो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है वो 0 और टेंजेंशियल कंपोनेंट आर अल्फा। अब की बार जो आर होगा वो फिक्स पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा, मतलब कि l/2 इंटू अल्फा, और इसकी डायरेक्शन सर्किल के टेंजेंट की तरफ होगी। तो जो डॉटेड सर्किल बना रहे हैं उसके टेंजेंट की तरफ इसका आर अल्फा वाला एक्सेलरेशन है l/2 अल्फा। उसके कंपोनेंट्स करें, अगर l/2 अल्फा को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो राइट हैंड साइड आपका बन जाएगा मास, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखोगे तो ये m, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज l/2 अल्फा, लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो ये जो l/2 अल्फा है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल x एक्सिस की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड यानी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आएगा। और वो एक बार वेरीफाई कर लेना, आंसर जो आएगा वो cos थीटा इंटू आई कैप आएगा, और प्लस नहीं माइनस साइन थीटा इंटू जे कैप। कंपोनेंट्स वाला पोर्शन अपने लेवल पे देखो। और लेफ्ट साइड पर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को भी वेक्टर के फॉर्म में लिखना प्रेफर करो। नॉर्मल को वेक्टर के फॉर्म में जे कैप माइनस mg इंटू जे कैप, और प्लस फ्रिक्शन को आई कैप के फॉर्म में, और दोनों तरफ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स को इक्वेट कर लो, कंपेयर कर लो, तो फ्रिक्शन भी मिल जाएगा, नॉर्मल भी मिल जाएगा, और अल्फा ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। ये तीनों आंसर्स आएंगे। ठीक है, इसमें सर शायद कॉस्ट जो कैप में जाएगा। क्या हो जाए, साइन cos ये सर उसका तो कंपोनेंट्स थीटा गलत हो गए थे। अच्छा, एक मिनट, cos थीटा साइन वाला जो थीटा आई आएगा, कैप और माइनस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, सही कह रहे हो, माइनस cos थीटा जे कैप आएगा और प्लस साइन थीटा आई कैप आएगा। ये आंसर हटा दीजिएगा क्योंकि इसमें ना थीटा के फॉर्म में आंसर आएगा और थीटा की वैल्यू इसमें मिसिंग है। तो सर ये थीटा 45 पे आ रहा था ये आंसर। हाँ वही वो एक्चुअली क्या होता है, इसे डिजिटल वाले में ना कुछ फॉन्ट्स मिसिंग हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। तो लिखते तो हम लोग सारा ही है, कॉपी पेस्ट हम लोग सारा करते हैं, लेकिन अपने आप कुछ फॉन्ट गायब हो जाते हैं, तो क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब समझ आया स्टेप? यस सर। चलो जी आगे दिखाते हैं आपको और क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में सरफेस को फ्रिक्शनलेस, सॉरी ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 0 कर दिया गया है।
ठीक है, और इसमें भी हम थीटा को 45 ले ही लेते हैं, थीटा शायद 45 डिग्री ही होगा। नहीं सर 30 है इसमें। सर ये 30 है सर। चलिए थीटा पे ही सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सिंबॉलिकली कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। करेंगे कैसे, ये देखो ना, अल्फा निकालना है, सेम चीज है। अल्फा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी इस क्वेश्चन में, और नॉर्मल रिएक्शन एन कितना होगा, ये तीनों चीजें निकालनी है। सर ये जनरल सर मोशन इसका एक्सेस फिक्स नहीं होगा तो सेकंड क्या ये सर ये जनरल मोशन करेगा सर। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल जनरल मोशन करेगा, क्योंकि पॉइंट ए स्लिप करेगा। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम्स में जो फोर्सेस दिखाओगे वो नॉर्मल और ग्रेविटी, दो ही फोर्स दिखाएंगे इसमें, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पर, नॉर्मल दिखाएंगे और mg दिखा देंगे, दो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस लाइन को समझ लो, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन दो ही अप्रोचेस होती हैं। क्वेश्चन को सोचने का तरीका ये होता है, या तो आप उसकी ट्रेजेक्टरी देख लो, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है कि ट्रेजेक्टरी देखो, यानी कि काइनेमेटिक्स का यूज करो, या फिर आप एनएलएम लगा लो, और कोई रास्ता नहीं है एक्सेलरेशन निकालने का। लेकिन एनएलएम वाले मेथड से एक्सेलरेशन तभी आ पाएगा जब सारी फोर्सेस पता हो आपको, फोर्स अपॉन मास करके, तभी तो आएगा ना आंसर। मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास, लेकिन उसमें सारी फोर्सेस पता होनी चाहिए, नॉर्मल अननोन है यहाँ पर। इसका मतलब एनएलएम वाले मेथड से तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नहीं आएगी, तो फिर ट्रेजेक्टरी देख करके पता लगाएंगे। अब इसमें सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, ये क्वेश्चन है। तो दोनों की दोनों फोर्सेस वर्टिकल लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं वर्टिकल हैं, भले वो अननोन है, बट इतना तो पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन से उनकी। इसका मतलब ये क्लियर है, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, यानी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, बताएं, सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा। यस सर। यस सर। आर्ग्यूमेंट क्या दोगे इसका, सेंटर ऑफ मास के वर्टिकल चलने का आर्ग्यूमेंट? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं तो होगा। ठीक है, सर वो सारी वर्टिकल पे ही लग रही है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सेंटर ऑफ मास का एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे, ए सेंटर ऑफ मास। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, एक्सेलरेशन वाली जो बोल रहा हूँ, सुनने में बड़ा छोटा पॉइंट लगता है, लेकिन मजेदार पॉइंट यही है कि यार इससे ना एक आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन को प्रोसीड करने का। अच्छा, और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगी विद सम अल्फा, ये दूसरा होगा, अल्फा भी होगा इसमें। ओमेगा इस समय 0 है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू 0, और ये एंगल थीटा। अब आते हैं क्वेश्चंस, मतलब इक्वेशंस कैसे बनाओगे अपनी। तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे उसके लिए ध्यान दो जरा। पहली इक्वेशन हम न्यूटन लॉ से बनाएंगे, जिसके हिसाब से mg माइनस नॉर्मल इक्वल, यार लोग अपनी साइड पे म्यूट कर ले जरा एक मिनट। एक ये समझ में आई फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, सेंटर ऑफ मास की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, इसलिए mg माइनस नॉर्मल बराबर है macm। ये बात समझ में आई? यस। चलिए इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, लेकिन उसमें अल्फा के लिए जो टॉर्क निकालेंगे वो अबाउट सेंटर ऑफ मास लेंगे, क्योंकि ये फिक्स एक्सिस नहीं है। तो जहां फिक्स एक्सिस नहीं है वहां सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का ही टॉर्क आएगा, तो नॉर्मल इनटू उसका सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि L/2 cos थीटा, और डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर द यूनिफॉर्म रॉड ml²/12, सेकंड इक्वेशन। तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए, क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। अब इक्वेशन 3 में वापस उसी पॉइंट से लाऊंगा जो भी पीछे डिस्कस किया है, कि जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट जो भी पीछे डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी और पॉइंट की एक्सेलरेशन इस सिंगल स्टेटमेंट से आप ला सकते हो। तो इस हिसाब से अगर मैं पॉइंट ए का एक्सेलरेशन यूज करूं तो पॉइंट ए की एक्सेलरेशन हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से, तो वेक्टर के हिसाब से यहाँ पर -j कैप प्लस
वहां पर मैंने फिर आपको स्टेटमेंट दिया था कि ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा ही सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के फॉर्म में आएगा। सेंट्रीपिटल यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ओमेगा 0 है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉइंट ए और सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो पॉइंट ए और सेंटर ऑफ मास को जो लाइन मिला रही है उसके 90 डिग्री के एंगल पर आप दिखाओगे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसका टेंजेंशियल पोर्शन, टेंजेंशियल वाला पार्ट। सेंट्रीपिटल है ही नहीं यहां पर, तो इसका मैग्नीट्यूड आर अल्फा होगा, यानी कि L/2 अल्फा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में L/2 अल्फा होगा ये, और वेक्टर के फॉर्म में इसके कंपोनेंट्स। तो इसके कंपोनेंट्स अगर y और x एक्सिस के हिसाब से करेंगे तो यहां पर cos थीटा j कैप और माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू आई कैप। और देखो कैसे वो स्टेटमेंट काम कर रही है कि एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकती है, ट्रेजेक्टरी को देख करके और न्यूटन लॉ से। क्या है ट्रेजेक्टरी पॉइंट ए की? अगर आपसे पूछा जाए ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट ए क्या बन रहा है, क्या उसका ट्रेजेक्टरी, मतलब कहाँ मूव कर रहा है, क्या पाथ है उसका? तो पॉइंट ए जो फ्लोर पे रखा जा रहा है, क्या वो सिर्फ फ्लोर के अलोंग ही नहीं चलेगा? अगर पॉइंट ए फ्लोर को टच कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट ए विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द फ्लोर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, और स्ट्रेट लाइन पाथ में एक्सेलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए, यानी पॉइंट ए की एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रेजेक्टरी उसकी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए मस्ट बी ऑन द एक्स एक्सिस, और अगर ये एक्स एक्सिस पे होना चाहिए था तो जो ऊपर आप वेक्टर के फॉर्म में एक्सेलरेशन लिख रहे हो यहाँ पर, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए हैज टू बी ऑन द एक्स एक्सिस दैट मींस द वाई कंपोनेंट्स मस्ट बी 0, एंड दैट मींस एक और इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी, जिसको हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं, कि जो y कंपोनेंट है यानी जो j कैप के कंपोनेंट आप एक्सेलरेशन के वेक्टर फॉर्म में देख रहे हो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएं, यानी कि a सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू L/2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। ये हमारी बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की तीसरी इक्वेशन। ये कंसेप्ट अगर आपका सही बनता चला जाएगा कि ट्रेजेक्टरी और ट्रेजेक्टरी दो ही देखी जाती है, क्योंकि आप काइनेमेटिक्स में एक पैराबोला छोड़ दीजिए, पैराबोला स्पेसिफिक पाथ था। अगर कोई पॉइंट लीनियर मोशन कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ट्रेजेक्टरी के अलोंग होनी चाहिए, और अगर कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स फॉर्म में आती है, एक सेंट्रीपिटल के फॉर्म में और एक टेंजेंशियल के फॉर्म में। ये दो बातें जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। यहाँ पर मुझे दो पॉइंट्स की ट्रेजेक्टरी अच्छे से पता है, एक पॉइंट ए की ट्रेजेक्टरी पता है फ्लोर के अलोंग, और एक सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी पता है, क्योंकि सारी की सारी फोर्सेस वर्टिकल है। अब आप बताओ इसमें अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. हो गया. और ये सब आ जाएंगे, तीन अननोन से तीनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसके बाद सॉल्व करना रह गया तुम्हें। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसमें? थिन रॉड ऑफ लेंथ h मास m is held vertically। क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहे हैं कि रॉड पहले वर्टिकल रखी गई है, ठीक है, मास गिवन है, इसकी लेंथ l मान लेते हैं, h की जगह l मान लेते हैं, और लोअर एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। उसके बाद उसको अलाउ कर दिया गया फॉल करने के लिए, और स्पीड निकालनी है सेंटर ऑफ मास की जस्ट बिफोर इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस, पार्ट ए में, और पार्ट बी में बॉटम एंड को फिक्स कर दिया गया है, और उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो पहला वाला पार्ट करोगे, फर्स्ट पार्ट, उसमें अगर ये स्मूथ सरफेस पर है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो अभी जो आर्गुमेंट पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है उसके हिसाब से क्या ट्रेजेक्टरी दिखाएंगे सेंटर ऑफ मास की इसकी? Sir, straight line. स्ट्रेट लाइन।
इसका मतलब जब ये रॉड फ्लोर पे गिरेगी, जिस टाइम ये रॉड फ्लोर पे गिर रही होगी, उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे आया होगा। ये बात Yes. कन्विंस हो रही है कि नहीं हो रही है कि जब ये Yes, रॉड sir. Yes, sir. गिरी होगी नीचे तो उसमें एक ओमेगा रहा होगा और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वर्टिकल नीचे आया होगा, उसकी एक डाउनवर्ड वेलोसिटी रही होगी v सेंटर ऑफ मास, और बॉडी का ओमेगा भी रहा होगा, एक दो वेलोसिटी रही होंगी। और इस रॉड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था, मतलब अगर हम इसके टॉप पॉइंट को a लिखें और बॉटम पॉइंट को b लिखें, तो टॉप पॉइंट a तो स्विंग करके राइट साइड पर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट b जो होगा वो लेफ्ट साइड पे ही गया होगा। पॉइंट b ने एक लीनियर मोशन किया है। अब यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। इनिशियल पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट पर था, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg, हाइट सेंटर ऑफ मास की देखी जाएगी तो L/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अभी देखते हैं क्या होगा, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे बिकॉज ग्राउंड पर आ गए तो हम इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं। अब ये कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेटरी भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 1/2m इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और एक इस सिस्टम के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 अबाउट द सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन जो लाएंगे, एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो अननोन्स है, वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा, दो अननोन है इसमें। तो दूसरी इक्वेशन के लिए फिर मैं उसी पॉइंट का यूज करने जा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी भी लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को VCOM वेक्टर के फॉर्म में माइनस जे कैप, चीजों को सिंपल करने की आदत करेंगे। और ये जो रिलेटिव है, एक बार फिर बोल रहा हूं, ये सर्कुलर मोशन से आएगा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वेलोसिटी का तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, वो r ओमेगा यानी कि L/2 ओमेगा, और ये b और सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि एग्जैक्टली ऊपर की तरफ L/2 ओमेगा जे कैप, ये लगाएंगे इसमें। अब देखो उत्कर्ष क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अब वो सब नहीं डिस्कस कर पाएंगे। ये हो गया पॉइंट बी की वेलोसिटी। बट जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब पाथ ऑफ पॉइंट बी है, वो तो अलोंग फ्लोर था, मतलब उसमें कभी वाई एक्सिस पर मोशन तो हुआ ही नहीं है, यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी 0 होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो बी की वेलोसिटी निकाल रहे हो आप जेकब के फॉर्म में, ये 0 आना चाहिए। और यहां से एक और इक्वेशन बन जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास बराबर L/2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये हो जाएगी मेरे लिए सेकंड नंबर की इक्वेशन। बोले क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाएं अब। Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड पार्ट, Yes, sir. सेकंड पार्ट में इस रॉड को बॉटम पर हिंज कर दिया गया है। अगर ईमानदारी से आप ये क्लासेस कर लोगे, अभी जो आज की जो क्लास है स्पेसिफिकली, तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट सही होने वाला है आज। मतलब एक गाइडलाइन मिल जाएगी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इसके बॉटम एंड को यहाँ पर हिंज कर दिया गया है, पाइवोटेड है। तो अब ये रोटेट, मतलब ये सिर्फ रोटेट करेगा। तो जब ये सिर्फ रोटेट करेगा तो यहाँ पर तो आसानी से ये दिखा सकते हैं कि ये रॉड जो होगी वो रोटेट करते हुए नीचे की तरफ आती चली जाएगी और फाइनली यहाँ पर आ जाएगी। मतलब ये सिर्फ रोटेट करता हुआ नीचे आएगा ओनली। तो इसमें सिर्फ ओमेगा दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे ही नहीं। और इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था उसकी हाइट के हिसाब से इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी mg L/2
और बाद में ओमेगा है, सिर्फ रोटेट कर रहा, तो बाद में इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फाइनली, जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से कैलकुलेट करोगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, यानी कि बॉटम पॉइंट के अबाउट, यानी कि ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एनर्जी कंजर्व कर दे, मतलब mg L/2 शुड बी इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा बी पार्ट के लिए। बी पार्ट रिलेटिवली सिंपल है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें देखो, मतलब आज तुमको सिर्फ ये रियलाइज कराएंगे कि 2-3 कंसेप्ट्स ही होते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में, जिनकी अच्छी तरीके से अगर आप कमांड कर लेते हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, रैंडम तरीके से करने पर डिफिकल्ट होता है। इसमें रॉड का वेट W है और ये जो साइड में ब्लॉक्स हैं उसके हाफ मास के हैं। तो फिलहाल मैं वेट की जगह मास यूज करने जा रहा हूँ, बाद में उसको वेट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब रॉड का मास m लिखते हैं और साइड वाले ब्लॉक्स m/2 और m/2 मास के हैं। उसके बाद इसमें से बी वाली वायर को कट किया जा रहा है, जो बी वाली वायर है इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग सिस्टम है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसमें पॉइंट ए का एक्सेलरेशन और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कट करने के बाद वाली जो फिगर बन रही है उस पर फोकस करो। कट करने के बाद एक रॉड का फिगर, अगर हम उस पर देखें तो ये ए और बी हमारे रॉड वाले ऑब्जेक्ट्स हो गए कट करने के बाद, प्लस पॉइंट ए से स्ट्रिंग अटैच है, और फिर यहां पर एक ब्लॉक अटैच कर दिया गया m/2 मास का। फोर्सेस को दिखाएंगे कट करने के बाद, तो यह ब्लॉक के ऊपर m/2 इंटू जी की फोर्स, स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स, पॉइंट ए पर टेंशन वाली फोर्स, और रॉड पर ग्रेविटी की फोर्स है mg। इसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है। अब लॉजिकल पोर्शन, रीजनिंग पार्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड must have vertical acceleration, और रीजन सर और दोनों रीजन वर्टिकल एक्सेस पे हैं, दोनों फोर्सेस। ऑल फोर्सेस आर वर्टिकल। ध्यान देना, दो तरीके हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखने के, या तो आप फोर्सेस देख लो या ट्रेजेक्टरी देख लो। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो लेट हम उसको ए सेंटर ऑफ मास से डिनोट करने जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं उसकी। दूसरा कंसेप्ट ये लगाएंगे कि जो एक्सेलरेशन पॉइंट, दूसरा कंसेप्ट ये मान लेते हैं, एक चीज और पहले रीजनिंग बता दे क्या क्या है इसमें। एक्सेलरेशन ऑफ जो ये ब्लॉक है m/2 मास का ब्लॉक, ये भी वर्टिकल रहेगा क्योंकि इसके ऊपर भी फोर्सेस वर्टिकल है। इसको हम ए बी ऊपर मान लेते हैं। और तीसरा कंसेप्ट, एक बार फिर मैं कंसेप्ट लगाने जा रहा हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बार बार इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को हम लोगों ने ACOM ऑलरेडी लिखा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिलेटिव वाले के लिए फिर वही स्टेटमेंट की सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल दो होंगे। टेंजेंशियल इसमें भी सेंट्रिपिटल 0 होगा क्योंकि रॉड को जब कट किया गया तो उस समय वो रेस्ट पे था, तो उसी मोमेंट की बात की गई। ओमेगा 0 है उस समय। तो इस रिलेटिव एक्सेलरेशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी जो कि L/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। और ये ऑब्वियस है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टेंशन की टॉर्क क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये अल्फा क्लॉकवाइज होगा, यानी कि आर अल्फा की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऊपर की तरफ आएगी। ये हमारे पॉइंट ए का एक्सेलरेशन हुआ। और चौथा रीजन ये लगाओगे कि पॉइंट ए और ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मतलब जो पॉइंट ए रॉड का है वो एंड ब्लॉक कनेक्टेड बाय सेम स्ट्रिंग है।
और इस रीजन से क्या आएगा, इससे क्या इक्वेशन बन सकती है, अगर वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ही स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट्स हैं, तो जिस एक्सेलरेशन पर ये ब्लॉक ऊपर राइज कर रहा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन पे पॉइंट ए को नीचे आना पड़ेगा। तो यानी यहां से क्या इक्वेशन बना सकते हैं यार, यहां से क्या इक्वेशन बना सकते हो, ब्लॉक के ऊपर बढ़ने की एक्सेलरेशन ए बी और पॉइंट ए का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो हम लिखेंगे ए सी ओ एम माइनस एल बाई टू एल्फा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पर। हो गया चारों स्टेप क्लियर? मैं इतना लिख रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि अब रिवाइज भी करो तो तुम्हें याद रहे ये सब। बोलिए। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो बेसिक इक्वेशंस होती हैं। इसके बाद की जो इक्वेशंस है वो समझो। ब्लॉक के लिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन, तो T माइनस एम बाई टू जी इक्वल टू एम बाई टू ए बी, ये ब्लॉक की इक्वेशन हो गई। रॉड के ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन एम जी माइनस टी बराबर एम ए सी ओ एम, रॉड के ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन। और रॉड के रोटेशनल मोशन की इक्वेशन यानी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे तो टेंशन वाली फोर्स का टॉर्क आएगा टेंशन इंटू एल बाई टू, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा। ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनी ए बी इक्वल टू ए सी ओ एम माइनस एल बाई टू एल्फा से, और बाकी की तीन हमारी न्यूटन लॉ की इक्वेशन हैं, एफ इक्वल टू एम ए और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन। इन सब से तुमको ए सी ओ एम और एल्फा निकालना होगा और ए बी, और उसके बाद आप पॉइंट ए और पॉइंट बी की एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। पॉइंट बी की एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हम सेम ही लॉजिक लगाएंगे कि पॉइंट बी का एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ सी ओ एम और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एल बाई टू एल्फा होगा। और अगर आप नोटिस करोगे तो जो पॉइंट बी के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में जाएंगी। सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे जा रहा है, और अगर ये क्लॉकवाइज अल्फा से रोटेट करेगा तो पॉइंट बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही आएगा। और पॉइंट ए का एक्सेलरेशन तो वही है जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक निकाल दीजिएगा इसमें। सर सर नीचे सर ए होगा सर। यस क्या सर यस क्या सर। क्या सर जो नीचे इक्वेशन लिखी है वहाँ पे ए ए होगा, इक्वल टू ए सी ओ माइनस sir, अच्छा ये point A. वो गलती से हो गया पॉइंट ए। नहीं सर सही है, ऊपर आपने लिखा है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक वर्टिकल ए बी। ये सर सही है। अच्छा ठीक है, तो अरे ये तो फॉर्मूला हो गया मेरे ख्याल से। ये ना ये जो चीज है ये तो एक वो है, जनरल एक्सप्रेशन लिखा गया है। नहीं इसके ऊपर वाली लाइन सर उसमें लिखा सर पॉइंट हाँ, ए ठीक के है। बारे में लिखा सर हुआ है सर। पॉइंट तो ए के सर तो बारे में, बी कहाँ पे क्या कर रहा ऊपर तो है बी के बारे में लिखा है। अरे यार यहाँ ना यहाँ पर एक्चुअली बी नहीं ब्लॉक लिखना था उसको मुझे यार, इसको ए लिख दें। सही लिखा था, पता नहीं क्या गड़बड़ करा रहे हो। अरे सर ठीक है, समझ गए। सही लिखा था, वो ब्लॉक सही था यार, वो देख लीजिएगा। यहाँ बी मतलब ब्लॉक है ये, तो यहाँ पर भी ए ब्लॉक है, ज़्यादा ऐसे क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें भी ये ब्लॉक है, अब क्लियर हो जाएगा तुमको। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर मतलब यहाँ पर एक रॉड है एम मास की, और ऊपर एक सेम मास का ऑब्जेक्ट है, कार्ट है, जो ट्रांसलेट करेगा। फिर इसमें भी पॉइंट ए और पॉइंट बी की एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब इसमें रॉड को किसी ब्लॉक के साथ हिंज कर दिया गया है। तो क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, ध्यान से सुनो। कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लॉजिक लगेंगे। सबसे पहले जो कार्ट है उसकी बात करेंगे। कार्ट की ट्रेजेक्टरी कैसी बनेगी अगर फ्लोर पे रखा जाए उसको, तो अगर कार्ट फ्लोर पे रखा है तो उसका मोशन किस तरफ हो रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट पाथ पर जाएगा। ट्रेजेक्टरी जरूर देखा करो। तो इसका मतलब इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो लेट इसको हम ए कार्ट से डिनोट कर रहे हैं और लेफ्ट साइड दिखाते हैं। मान लो ये लेफ्ट साइड जा रहा है,
अब रॉड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक्चुअली पॉइंट ए जो है वो हिंज है, पॉइंट ए हिंज है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन पॉइंट ए फिक्स नहीं है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हिंज है। पॉइंट ए एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट ए जिस बॉडी से अटैच करा गया है वहां पर मोशन हो रही है, कार्ट मूव कर रहा है, यानी कि ये हिंज वाला पॉइंट मोशन में है। तो हम रॉड को, ध्यान से सुनना, हम रॉड को इन फ्रेम ऑफ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉड को इन फ्रेम ऑफ हिंज ए चेक करेंगे। और जब आप इन फ्रेम ऑफ हिंज ए चेक करेंगे तो रॉड के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, इसको ध्यान रखो जरा। फोर्सेस जो रॉड के ऊपर लगेंगी, अगर उसके लिए रेफरेंस फ्रेम उसके हिंज पॉइंट को चूज किया गया है, पॉइंट ए को उसका रेफरेंस माना गया है, मतलब ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो पॉइंट ए पर। मतलब ऐसे मान सकते हो कि किसी ऑब्जर्वर को मैंने इसी कार्ट पर बिठा दिया है और उसके हिसाब से मैं रॉड के मोशन को देख रहा हूं। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में जब आप रॉड का मोशन देखोगे तो ये किस टाइप का मोशन दिखेगा? सर सर्कुलर मोशन दिखेगा पी वाली फोर्स का। हाँ, मतलब कार्ट की फ्रेम में तो पॉइंट ए स्टेशनरी हो गया ना, अगर ऑब्जर्वर कार्ट के अंदर है तो पॉइंट ए स्टेशनरी हो गया, फिर तो ए फिक्स पॉइंट हो गया। लेकिन इस कंडीशन में रॉड पर फोर्सेस जो दिखाओगे वो अप्लाइड फोर्स पी के अलावा आपको स्यूडो फोर्स भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस फ्रेम में आप बैठे हो वो एक्सेलरेट हो रही है। अब स्यूडो फोर्स लगाओगे कहाँ रॉड पे? तो रिजिड बॉडीज के हाँ रिजिड सेंटर ऑफ राइट डायरेक्शन। नहीं, राइट तो लगेगा, लेकिन वो लगाएंगे सेंटर Center ऑफ of मास mass. में। ये भी कंसेप्ट है कि स्यूडो फोर्स हमेशा ही बॉडी की सेंटर ऑफ मास पे दिखाया जाएगा, और ये स्यूडो फोर्स लिखा जाएगा मास ऑफ रॉड इनटू एक्सेलरेशन जिस फ्रेम में बैठे, यानी कि कार्ट का एक्सेलरेशन। सर ये सिस्टम भी सीओएम पे होगा ना? नहीं नहीं, जो कार्ट है उसके फ्रेम में आप ऑब्जर्व रॉड को कर रहे हो, तो जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे, सिस्टम के नहीं। हाँ, और एक फोर्स और होगी जो पॉइंट ए पर हिंज की फोर्स होगी, लेकिन उसके बारे में मेरे को पता नहीं है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि हिंज की फोर्स होगी, लेकिन वो हमारे लिए अननोन है, उसके बारे में आइडिया नहीं है आपको, अननोन फोर्स है वो, कोई दिक्कत नहीं है, अननोन है तो। ये तो अभी रीजनिंग पार्ट पर चल रहे हैं अभी। अच्छा, इसके हिसाब से ये बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगी पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क जब देखेंगे, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क, तो जो अप्लाइड फोर्स पी है इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा, और स्यूडो फोर्स की वजह से आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा जब पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क देखा जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अप्लाइड फोर्स का टॉर्क ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने अल्फा को यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया, ये मान करके कि जो फोर्स हमने लगाई है उसका टॉर्क स्यूडो फोर्स से ज्यादा आएगा, तो हमारे अल्फा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई। ये पार्ट, ये रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं कि आप एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करो। इक्वेशन बनाने से पहले ये सब एनालाइज करो, कौन सा बॉडी किधर मूव कर सकता है, उसमें क्या डायरेक्शन आएगी एक्सेलरेशन की। डायरेक्शंस वाला एनालिसिस जब सही हो जाएगा तो उसके बाद इक्वेशंस बनाने स्टार्ट कर दो। अब इक्वेशंस कैसे बनाओगे, ये कंसेप्ट तो हो गया, अब इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करो जरा। इक्वेशंस कैसी बनेंगी? तो इक्वेशन फॉर, हाँ मतलब ये थोड़ा सा इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो आपको बताना पड़ेगा कि, मतलब ये तो रीजनिंग पार्ट था, अब मेकिंग ऑफ इक्वेशंस पे आते हैं। बताओ जी, क्या क्या इक्वेशंस बनाएंगे? सर ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन, और एक सर एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का मतलब p प्लस फोर्स ऑफ हिंज इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए एक, देखो अब आइडियाज आ रहे हैं ना आपके मन में। एक इनका आइडिया ये है कि अगर हम एनएलएम अप्लाई करें, देखो किस तरीके से लोगों के मन में थॉट आ रहे हैं, और यही डिस्कशन करना है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। देखो
एक इन्होंने कहा कि क्यों ना हम एनएलएम लगाएं फॉर कार्ट प्लस रॉड सिस्टम, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। ऐसे में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? कार्ट और रॉड का अगर आप सिस्टम मान के चल रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फिर कौन सा फोर्स यहां पर एक्सटर्नल हुआ? P. P हुआ। पी, ओनली पी। हिंज का फोर्स इंटरनल हो जाएगा क्योंकि हिंज कार्ट और रॉड के बीच में लगी है। लेकिन तब आपको जो यहां पर मास लिखना होगा, टोटल मास लिखना होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को ले रहे हो तो m प्लस m2 मास हो गया हमारे पास। और फिर एक्सेलरेशन भी हमको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की चाहिए, यानी यहां पर एक्सेलरेशन जो चाहिए वो सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्ट प्लस रॉड को मिला करके चाहिए। अगर आप इस अप्रोच पे जाते हो तो हो सकता है क्वेश्चन करने के और भी रास्ते हों। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए। दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2। तो ये जो 2m इंटू टोटल देख रहे हो, इसको हम अलग अलग भी तो कह सकते हैं। इसको m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट प्लस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। बोलो ये चीज सही है? यस सर। ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा? कैपिटल P इक्वल टू m कार्ट की एक्सेलरेशन AC प्लस, अब रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, तो पॉइंट A के फ्रेम में ये रॉड अगर रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी देखनी पड़ेगी आपको, सर्कुलर। उस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में इसकी अपनी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, L/2 अल्फा। लेकिन क्या ये इसकी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है? नो सर, नो ये सर, A एक के रिलेटिव दिख रहा है ना। P के रिलेटिव है सर। तो फिर ए वाले की एक्सेलरेशन इसमें ऐड कर देंगे, जिसके रिलेटिव देखा है उसको भी तो ऐड करो। और पॉइंट ए का एक्सेलरेशन वही रहेगा जो कार्ट का एक्सेलरेशन है, यानी कि प्लस AC और ऐड करेंगे यहाँ पर। L/2 अल्फा सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव टू A है, उसमें A पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऐड कर देंगे, तब सेंटर ऑफ मास की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू I अल्फा की। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे? टॉर्क जो लगाएंगे, हाँ, तो टॉर्क अबाउट A इक्वल टू I अबाउट A इंटू अल्फा। ये इक्वेशन सिर्फ रॉड के लिए लगेगी, बिकॉज रोटेशन में रॉड है, कार्ट रोटेट नहीं कर रहा है। तो इस इक्वेशन से क्या बनेगा? हमको पॉइंट A के अबाउट जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल P की टॉर्क, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, माइनस स्यूडो फोर्स की टॉर्क MAC और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 इंटू अल्फा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हारे AC और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। AC का मतलब यहाँ पर AC मतलब A कार्ट, फिर से आप कंफ्यूज मत कर जाना। AC मतलब A कार्ट और इंटू L/2, यहाँ पर भी ये AC का मतलब A कार्ट है। पूरा लिख दे रहे, वरना C से आप कहीं सेंटर ना कंफ्यूज कर जाओ। इक्वेशन समझ में आई? यस सर। है ना। अब इन दोनों से सॉल्व क्या करोगे? तो इन दोनों से सॉल्व करो, इन दो इक्वेशन से सॉल्व करो एक्सेलरेशन कार्ट की कितनी आ रही है, और इन दोनों से सॉल्व करो अल्फा कितना आ रहा है। और इसके बाद पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन है वो, उसका आंसर क्या हुआ? पॉइंट ए का एक्सेलरेशन पूछने का मतलब कार्ट की एक्सेलरेशन पूछी जा रही। और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लगाएंगे? पॉइंट बी का जब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो उसके लिए क्या लगाए? A प्लस अल्फा। हमने अभी आपसे कहा ना कि किसी भी एक पॉइंट की अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, मान लो बी पॉइंट की निकालनी है, तो आप पहले ए पॉइंट की निकाल लो और प्लस
बी रिलेटिव टू ए। मैंने कहा था ये इक्वेशन किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगा सकते हो, जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हो। इसका मतलब बी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉइंट ए की एक्सेलरेशन मतलब कि कार्ट, और प्लस जब b विथ रिस्पेक्ट टू a देखेंगे तो b और a के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, यानी कि टोटल l कंसीडर करेंगे, और इनटू अल्फा, ये पॉइंट b की एक्सेलरेशन बनेगी। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. अगर सही स्टेप क्लिक कर जाए तो देखो इक्वेशन तो 2 ही बन रही है और कितने सिंपल वे में बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर का जो पार्ट है, जो रीजनिंग और एनालिसिस का पार्ट है, वो अगर गड़बड़ हुआ आपका तो फिर सिंपल सी बात है, इक्वेशंस भी बेकार हो जाएंगी और उसके बाद उलझ जाओगे उसमें। अगर गलत ट्रैक पे चले गए तो पता नहीं कैसी इक्वेशंस बने, उसमें फंस के रह जाओगे। इस क्वेश्चन में भी वैसा ही है। इसमें ट्रक है, अब इसमें फिगर पे मत जाना बिकॉज ये 12 फीट और ये जो दे रखा है ना, इस पे मत जाइएगा। इसमें L मान लेंगे, इसके मास को M मान लेंगे, है ना, सिंबॉलिकली करेंगे, और एक्सेलरेशन को A। तो यूनिट्स वगैरह छोड़ दो, आप सिंबॉलिकली करके देखो क्या है। इसमें इन्होंने पूछा है कि ये रॉड इनिशियली रेस्ट पे थी, ट्रक वाले ने अपने आप को एक्सेलरेट कर लिया, ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से ये रॉड स्विंग कर गई, और इसका बाद वाला ओमेगा पूछा गया है कितना होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने ऑब्जर्वर को ट्रक के ऊपर बिठाते हैं, ऑन द ट्रक, यानी कि हमने रेफरेंस फ्रेम लिया ट्रक को, और हम यहां पर कंसेप्ट ये लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन ये वर्क आप किसके फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हो, वर्क बाय ऑल फोर्सेस इन किसके फ्रेम में, तो ये हो गया ट्रक, इन फ्रेम ऑफ ट्रक। तो फिर जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा ये भी इन फ्रेम ऑफ ट्रक निकालेंगे। और जब ट्रक के फ्रेम में जाएंगे तो स्यूडो फोर्स का भी वर्क कंसिडर करना होगा, इसको ध्यान रखना होगा, और ग्रेविटी का भी वर्क। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट से देखोगे तो हो सकता है कई सारी चीजें हम ओवरलुक कर जाएं, कई सारी चीजें ओवरलुक हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इन डेप्थ पूछा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिसमें मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। ट्रक की फ्रेम में एक तो स्यूडो फोर्स काम करेगा, ट्रक की फ्रेम में ग्रेविटी काम करेगी, ट्रक के फ्रेम में हिंज का फोर्स काम करेगा, इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रक के फ्रेम में रॉड का मोशन किस टाइप का हो रहा है, इन फ्रेम ऑफ ट्रक, ट्रांसलेट कर रहा, रोटेट कर रहा, या कंबाइंड मोशन कर रहा? सर रोटेट कर रहा है सर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बस। ठीक है। स्यूडो फोर्स का वर्क, स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लेफ्ट साइड लग रहा होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसका वर्क निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, और सेंटर ऑफ मास जब नीचे आया होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो वो L/2। ग्रेविटी के लिए mg वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स है। तो अब आप ये देखोगे कि सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी अगर वर्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास ने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया, आंसर है वो भी L/2। हिंज की फोर्स का वर्क सर 0 क्यों 0 क्यों? सर सर क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं करा सर। के फ्रेम में तो पॉइंट ही नहीं कर रहा। राइट, 0 और इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आंसर तो यहां से आ गया मेरा। अब मैं आपसे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं किसी पर्सन को यहां ग्राउंड पे बिठाता हूं, अगर यहां पर कोई पर्सन ग्राउंड पे बिठाया जाए, ठीक है जी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ग्राउंड फ्रेम में भी यही इक्वेशंस बनेंगी? ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से वर्क बाय द हिंज फोर्स 0 है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो नॉन जीरो। जीरो।
हाँ, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि ये हिंज का पॉइंट एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं है, ट्रक के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ मोशन तो हो रही है हिंज के पॉइंट पर, लेकिन जमीन से देखने पर ट्रक पे चढ़ करके देखोगे तो ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। और क्या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के फ्रेम से देखने पर क्या वो भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा? सर एक ट्रांजिशनल एनर्जी भी आ जाएगी। जनरल सर मोशन। एक ट्रांजिशनल आप सुनो एनर्जी और तो, आई। तो बताओ क्या लिखेंगे, मान लो अगर पूछे ले, क्योंकि देखो भाई आप इसकी कोई गारंटी तो ले नहीं सकते हो कि नहीं जो हमको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक रोटेशनल तो होगा ही, प्लस ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा उसमें। सर हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर। हाफ एम वी सी ओ एम का होल स्क्वायर। और वी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो वी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। इस चीज को ध्यान रखो, किसी भी दो पॉइंट को पकड़ करके ये इक्वेशन लगा लो। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ निकालने के लिए मतलब ट्रक की वेलोसिटी चाहिए, इन केस अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर के चल रहे होते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमारी क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। और सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव है, ये आर ओमेगा L/2 ओमेगा, लेकिन ये L/2 ओमेगा लेफ्ट साइड पर आएगा, क्योंकि ट्रक का मोशन तो फॉरवर्ड हो रहा है, रोटेशन उसका अपोजिट साइड पर हो रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब लिखी जाएगी तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एंड माइनस ऑफ L/2 ओमेगा रखी जाएगी। तो यहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ये वर्किंग क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये वर्किंग आपके वैसे सिर्फ एक मतलब सेल्फ डिस्कशन करने के लिए है, कंसेप्ट्स बताने के लिए, जिसके थ्रू ये भी समझ सकते हो कि किसी फोर्स का वर्क अलग अलग फ्रेम से अलग अलग आ सकता है। हिंज का वर्क ग्राउंड के फ्रेम से नॉन जीरो है, लेकिन उसी हिंज का फोर्स का वर्क ट्रक के फ्रेम से जीरो है। तो सेम फोर्स का वर्क डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट, और जिस फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे उसी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करोगे। क्लियर हुआ पॉइंट आपका? ये मतलब ये पॉइंट्स वो हैं जिन पे ध्यान रखना होता है हमें आगे। सर हाँ सर मेरा डाउट है सर, जैसे आपने इधर पे कहा सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब सर ये इक्वेशन हम किसी भी दो पॉइंट के लिए लगा सकते हैं सर? अगर हम सेंटर ऑफ मास की जगह कोई और पॉइंट ले ले तो क्या लगा सकते हैं इसको? बिल्कुल लगा सकते हैं, तो कह रहा कोई दो पॉइंट चूज कर लूं। सर मतलब सर ऐसा मतलब क्या ये ऐसा है सर, मतलब कि ओ ट्रक में सर मतलब ओ ट्रक में एक मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है ट्रक के फ्रेम में सर, इसलिए लगा रहे हैं या मतलब ऐसे कोई भी मतलब? नहीं यार, एक्चुअली देखो रिजिड बॉडी पढ़ रहे हो ना आप, तो मतलब मैं कोई भी एक रिजिड बॉडी बनाता हूँ रैंडम सी, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की रिजिड बॉडी बनाऊं आप, उसमें आपने कोई भी दो पॉइंट चूज कर लिए P1 P2, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। यस सर। तो अगर हम P1 के फ्रेम से P2 को देखेंगे तो कैसा मोशन होगा बताओ? अगर इनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती तो फिर P2 का ट्रेजेक्टरी क्या बनना चाहिए? सर सर्कुलर बनना चाहिए P1 के रिस्पेक्ट में। तो बस ये किसी भी दो पॉइंट पे काम करेगा, बिकॉज किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। यस सर। लॉजिक ये है इसके पीछे, रिजिड बॉडी होना इसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन नॉट चेंज, तो रिलेटिव टू एनी पॉइंट द मोशन ऑफ अदर पॉइंट हैज टू बी सर्कुलर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। रॉड का मास m, बगल में ये स्फीयर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो स्फीयर तो नहीं कह सकते, नेग्लिजिबल रेडियस है, मतलब पार्टिकल मान लिया उसको, स्फीयर मान लेते तो कहानी फंस जाती है हमारी, प्रॉब्लम की वर्किंग बदल जाती। रेस्ट पे छोड़ा गया इसको, ओमेगा निकालना है जब ये वर्टिकल कंडीशन पर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी कंजर्वेशन। वर्टिकल आने पर ये 2m वाला मास कितना नीचे आएगा बता सकते हो? कितना डिस्टेंस ये नीचे आएगा 2m वाले मास का? बताएं। वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी और प्लस वर्क डन बाय द हिंज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी कहना चाहो। ग्रेविटी की वर्क के दो कंपोनेंट्स आएंगे,
एक 2m मास की वजह से, तो 2m इंटू जी, और ये रॉड वर्टिकल होगी तो ये 2m मास पूरा बिल्कुल जब नीचे आ जाएगा इसके, तो ये 3l/4 डिस्टेंस नीचे आया होगा, तो 3l/4। और दूसरा, रॉड का सेंटर ऑफ मास भी नीचे आया होगा। वो कितना डिस्टेंस नीचे आया होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, उससे उसकी ग्रेविटी का वर्क कितना हाँ, तो ये दोनों, और प्लस हिंज का वर्क। हिंज का वर्क इस केस में 0 होगा बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट है। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ रोटेशन से निकालेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ध्यान देना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो हम पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे, तो 2m और उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है 3l/4 उसका स्क्वायर। फिर हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उसके अपने सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि बॉडी का रोटेशन किसी और एक्सिस पे हो रहा है, तो प्लस m इंटू रॉड की सेंटर ऑफ मास से और पॉइंट O के बीच में जो डिस्टेंस है l/4 उसका स्क्वायर, यानी l²/16। ये मेरा आंसर बनेगा। मतलब ये पोर्शन रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है और दूसरा टर्म जो है वो पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। डन? यस सर। यस सर अरे यस नो करते सर, रहना क्योंकि ना, हाँ जी जल्दी जल्दी सर बताते अगर वही पिछले क्वेश्चन में अगर वो अगर स्पेयर होता तो उसमें अगर वो फिक्स्ड होता उसके सेंटर पे, तो फिर हम लोग उसका रोटेशन भी मानते हैं, मतलब हाँ 2m मास। हाँ। ओके सर। इसमें भी फटाफट यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन, मैं फिर बोला पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा यार बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक पेज फंसे हैं इसमें, छोटे छोटे पॉइंट फंसे हुए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गलती होगी, मेरा अपना कंसेप्ट कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि और नहीं कर रहे हो तो फिर आप टॉप 500 रैंक में हो। अगर ऐसी गलतियां आपसे नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आप मान के चलो कि आपका रैंक टॉप 500 में आने वाला है। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे हिंज का फोर्स पूछा होता तो क्या करते हो? मान लो एक क्वेश्चन ये होता, फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन रॉड इज वर्टिकल, ये भी एक क्वेश्चन मान लो होता तो क्या करते हैं? Sum of all the forces into m into a center of mass. तो ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी इसमें बताओ आप? तो एक फोर्स लग रही होगी हिंज की, और एक पूरे सिस्टम के लिए सर 3mg का 3mg का माइनस जे कैप के अलाउंग। इसको हिंज वाले फोर्सेस में मेरा सजेशन ये होगा कि वेक्टर का फॉर्म यूज करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। और राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे आप? m टोटल इंटू ए सेंटर ऑफ मास, क्या लिखेंगे इसको? 3m उसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा सर। किसका? सर पूरी बॉडी का लेंगे ना सर। नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को आप स्प्लिट करके ये भी तो लिख सकते हो, m1 a1 प्लस m2 a2। यस सर। फिर यही सब तो टाइम बचाना है आपको। तो एक रॉड के सेंटर ऑफ मास पर m मास हो गया, और उसकी एक्सेलरेशन जब वो वर्टिकल हो चुका होगा, और जब रॉड वर्टिकल हो चुकी होगी तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? ये सर्कुलर मोशन करता हुआ आ रहा है, तो इसमें दो एक्सेलरेशन दिखानी पड़ेगी तुम्हें। सर l/2 अल्फा। तो उस टाइम पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल भी भी आएगी। सर सेंट्रीपिटल भी आएगी। और इसमें ओमेगा स्क्वायर l/4 भी आएगा, l/2 नहीं l/4 होगा। लेकिन अल्फा इस समय होगा नहीं, क्योंकि जब रॉड वर्टिकल होगी ना तो ग्रेविटी की फोर्स हिंज से ही पास कर जाएगी, टॉर्क नहीं आएगा कोई, अल्फा वाला टर्म 0 हो जाएगा इस समय। तो यहां पर m और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर l/4 प्लस जे कैप के अलाउंग।
ये रॉड के लिए हुआ, प्लस जो पार्टिकल है उसके लिए। क्या होगा इसमें? तो पार्टिकल 2m, सेम कहानी पार्टिकल के साथ भी होगी कि इस पार्टिकल में भी सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/4 साथ में जे कैप, हिंज की फोर्स यहां से निकाल सकते हो। सर एक बार बता दीजिए कि सर अल्फा 0 क्यों गया? वर्टिकल रॉड पे टॉर्क कहां से आएगा? बिकॉज अल्फा टॉर्क से भी तो होना चाहिए ना, अल्फा बराबर टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब रॉड वर्टिकल होगी, अब उसको मैं ड्रॉ नहीं करना चाह रहा बिकॉज डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट चलो दिखा देते हैं। मतलब ये जब रॉड बिल्कुल वर्टिकल कंडीशन पे लेके आओगे, तो क्या ग्रेविटी की फोर्सेस पॉइंट ओ से पास नहीं कर जाएंगी? यस सर। तो टॉर्क जनरेट होगा ही नहीं ओके अबाउट। कौन सी फोर्स का टॉर्क आएगा ओके अबाउट? और इस वजह से जब टॉर्क ही नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू भी नहीं आएगी। नहीं है समझ में ये चीज? इस तरह आगे आगे इसमें देखो, ये इसमें जो चैलेंज है वो दूसरा है। इसमें चैलेंज ये है कि यहाँ पर आपको मास पर यूनिट लेंथ ए दे रखा है ना, एक फ्रेम है और इस फ्रेम का मास पर यूनिट लेंथ ए दे रखा है। आज के लेक्चर से आपको 3 तरीके के कंसेप्ट रिवाइज होंगे। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस हो रही है, एनएलएम की प्रैक्टिस हो रही है और एनर्जी की प्रैक्टिस हो रही है। 3 कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। इसको इस कंडीशन पे छोड़ा गया है रेस्ट से, और इसके बाद इसका ओमेगा निकालना है जब ये 45 डिग्री पे होगा, 90 पे होगा, 180 पे होगा। खैर ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, हमको उससे मतलब नहीं, हम थीटा एंगल पे निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू को बार बार चेंज कर लेंगे। तो इसमें जो पहला चैलेंज है, सबसे पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करने का चैलेंज है। तो वो बताओ कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे निकालोगे? यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। ये लैमिना तो नहीं है। हर एक साइड के रॉड को का अलग अलग निकालेंगे ओके अबाउट, शाबाश मतलब शाबाश। वो वाले रॉड के अबाउट। तो समेशन ऑफ आई ऑफ ईच साइड, तो इनके कुछ नाम देते हैं यार, 1 2 3 4। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द साइड 1 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ साइड 2 3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ साइड 3 4 एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ साइड 4 1। 1 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पॉइंट ओ से बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, ध्यान रखना। तो 1 2 के लिए तो परपेंडिकुलर एक्सिस हुई, मिडिल पॉइंट से जाती हुई। तो यहां पर मास ऑफ 1 2 आएगा इंटू लेंथ उसकी 2b और बाई 12। I23 निकालने के लिए 2 3 के जो सेंटर ऑफ मास से एक्सेस जाएगी, 2 3 के सेंटर से जो एक्सेस जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m23 b²/12 प्लस, एक सेकंड होल्ड करिएगा, सॉरी जी। I23 का ध्यान सुनना, I23 के सेंटर से पहले निकालेंगे और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वायर 2 3 के सेंटर ऑफ मास से पॉइंट O के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। √2b। तो यानी इसमें
सर 5/4 बी स्क्वायर आएगा। हाँ, यही छोटे छोटे पॉइंट्स पर अगर आपका कंसंट्रेशन बन रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। ये आ गया I23, और एक्चुअली I23 और I41 सेम होंगे, ध्यान रखना। I23 और I41 की वैल्यू सेम आएगी, नहीं? यस सर, यस यस सर, यस सेम सर। है। सर। तो इंटू 2 और प्लस 3/4 वाले का मास ऑफ 3/4। अब उसके सेंटर से जब एक्सिस जाती 3/4 के सेंटर से, तो यहां पर 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस मास ऑफ 3/4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उस सर 3 3 स्क्वायर। सर बी स्क्वायर। b स्क्वायर। आप समझ रहे हो कितना कितना मतलब एग्जाम में आपका एक तो माइंड फुल कंसंट्रेटेड होना चाहिए, प्लस पूरी कैलकुलेशन सही हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी प्रैक्टिस करने का एक एडवांटेज और है, इसका एक एडवांटेज आपको ये भी है कि आगे फिजिकल पेंडुलम का जो चैप्टर आएगा ना, एक फिजिकल पेंडुलम आता है जिसमें टाइम पीरियड निकालना होता है 2π√I/mgd। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस करने से वो टॉपिक भी आपका सही हो जाएगा। और मास कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यूनिट लेंथ का मास दे रखा है यहाँ पर। तो इसके आगे हो जाएगा आपसे। यस सर। यस। ओके, अब इसके बाद हम ये मानते हैं कि ये थीटा एंगल से रोटेट हुआ। ये मानो कि थीटा एंगल से घुमा ये। तो जब ये टर्न बाय एंगल थीटा होगा इन जनरल करने के लिए, तो आप बता सकते हो कि इस पूरे फ्रेम का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इस पूरे रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो पॉइंट O से b/2 डिस्टेंस पे है, तो अगर थीटा एंगल घूमेगा तो सेंटर ऑफ मास भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। वो कितनी हाइट नीचे आएगा, तो b/2 अगर वो डिस्टेंस पे हो, थीटा एंगल से सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है इसका, तो याद सर करिए। b/2 cos थीटा minus cos theta. सब b/2 1 माइनस cos थीटा। और Yes, sir. इनटू टोटल मास m12 प्लस m23 प्लस m34 प्लस m41 टोटल मास इनटू ये चीज इक्वल टू half I I omega square 1/2 I omega square. और ऊपर जो आई कैलकुलेट किया गया है, ये है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। सर जी से भी मल्टीप्लाई तो करेंगे। अरे वो सॉरी, वो मल्टीप्लाई रह गया, जी इधर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम फंस सकती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, अदरवाइज कोई ऐसा कंसेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, डेटा पे मत जाना, ये मिलीमीटर और वो सब बकवास है ना। आप सिर्फ, मुझे क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छा लगा, आइडिया अच्छा लगा, और इस वजह से मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें रॉड को पॉइंट O पर हिंज किया है, इसके किसी एक पॉइंट को पुली और स्ट्रिंग से भी कनेक्ट कर दिया गया है b/4 डिस्टेंस ऊपर जा करके, और रॉड को रेस्ट पे छोड़ा गया है। स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेस्ड है, और ये कह रहे हैं कि छोड़ने के बाद मैक्सिमम रोटेशन 30 डिग्री एंगल पर हुआ है। मतलब ये रॉड 30 डिग्री मैक्सिमम रोटेट कर पाती है, उसके आगे नहीं जा पाती। मैक्सिमम 30 डिग्री स्प्रिंग की वजह से मैक्सिमम एंगल आएगा एक। तो पहली बात तो मास पूछा गया है बार का, और उसके बाद कहा गया कि जो 15 डिग्री एंगल पर होगा तो उसमें कितना ओमेगा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने एंगल पर वो 15 डिग्री पे होगा। एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको ना एक काम करो, इन जनरल प्रोसेस पे जाओ, जरा ध्यान से सुनना लॉजिक। इन जनरल प्रोसेस पे अगर हम ये मानते हैं कि ये रॉड थीटा एंगल से टर्न हो रहा है इन जनरल, तो सेंटर ऑफ मास कितना फॉल करेगा, आप बताओ मुझे। इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस नीचे आएगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका, ध्यान दीजिएगा। सेंटर ऑफ मास, क्योंकि रॉड
एंड पर पाइवोटेड है तो ये रॉड रोटेट करेगी इस तरीके से। सेंटर ऑफ मास इस रॉड का सेंटर ऑफ मास वो सर्कुलर मोशन करके नीचे आया होगा थीटा एंगल से। कितना नीचे आया होगा, फॉल कितना हुआ होगा? b/2 sin थीटा। p/2 वर्टिकल डिस्टेंस निकाली, उसकी ध्यान देना। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जब आप निकालोगे सेंटर ऑफ मास की, तो ये b/2 sin थीटा इंटू mg, ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी तो करस्पॉन्डिंगली गेन इन स्प्रिंग एनर्जी होगा और प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन इस तरीके से लगा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का गेन हम निकाल सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का सिंपली ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और गेन इन द स्प्रिंग एनर्जी निकालने के लिए हाफ के। अब आपको स्प्रिंग का एलोंगेशन फाइंड करना पड़ेगा कि स्प्रिंग कितनी एलोंगेट करेगी। ये नहीं आइडिया आपको, स्प्रिंग कितनी एलोंगेट तो करेगी? forces जितना वो balance होंगे नीचे, तो जितना सेंटर ऑफ मास नीचे elongation है आ उतना ही तो जाएगा। करेगी। नहीं, फिर वो स्प्रिंग की लेंथ 3b/4 sin एक थीटा। एक आंसर आ रहा है 3b/4 sin थीटा। आप जलन क्या कह रहे हो? सर यही कि वो स्प्रिंग कितनी नीचे जाएगी उतना एक्सटेंड होगा। तो पॉइंट ए वर्टिकली नीचे तो आ नहीं रहा, पॉइंट ए भी तो सर्कुलर मोशन करेगा। यस सर तो उसको एल थीटा वाले से निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, इसमें देखो हल्का सा कंसंट्रेशन बिगड़ा नहीं कि सब बिगड़ जाएगा। आपको मतलब मन में आपके क्वेश्चन करने का पूरा तरीका है, इंटरनली आपको पता है कि क्या करना है, मुझे आइडिया पूरा है, कंसेप्ट्स पूरे हैं। थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन और क्वेश्चन गया। पिताम्बर एक मिनट बच्चा, पॉइंट ए वर्टिकली नीचे नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। पॉइंट ए भी तो सर्कुलर मोशन करके नीचे आ रहा है ऐसे। सर L/4 sin थीटा आएगा। एक मिनट, ये बताओ, मैं स्ट्रिंग को पी क्यू आर, पॉइंट ए का अगर सर्कुलर मोशन होगा तो जो स्ट्रिंग पुली और पॉइंट ए को अटैच कर रही है, पुली और पॉइंट ए के बीच वाली स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कितने अमाउंट से इंक्रीज करेगी? कोई आइडिया बता पाएंगे आप? 3b/4 थीटा। 3b/4 थीटा। 3b आर्क लेंथ के बराबर, यस सर। और यही स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा। जितनी इस वर्टिकल स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है, वो बढ़ेगी इसीलिए क्योंकि यहां पर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही होगी। बोलो, ये बात समझ में है कि नहीं भी? यस Yes, सर। यस सर। तो हाफ के, और ध्यान दीजिएगा 3b/4 इंटू थीटा का स्क्वायर, और थीटा को रेडियंस में रखना ना भूलना, जल्दीबाजी में डिग्री ना रख दीजिएगा। अब पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम थीटा आपका 30 डिग्री है। मतलब कि जब थीटा को 30 डिग्री रखेंगे वो मैक्सिमम है, यानी वहां ओमेगा 0 है। ठीक है, इससे पार्ट ए सॉल्व करेंगे, और पार्ट बी में थीटा 15 डिग्री है तो उसमें आपको ओमेगा निकालना है, वो भी आ जाएगा। एक इक्वेशन से दोनों आ जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिल जाएंगे तुम्हें। छोटे छोटे पॉइंट्स की टेक केयर कर लो, आराम से क्वेश्चंस होते रहते हैं। कोई कंसेप्ट तुमने देखा होगा किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं लग रहा जिसके बारे में तुम्हें पहले से ना पता हो। ये सारे कंसेप्ट पता है आपको। एक ये लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें भी आप वो इंच और फिट पे मत देइएगा, डायमेंशंस पे मत जाओ। ये बी और एल मान लीजिए और मासेस मान लीजिएगा। इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग को काटा गया है, बी वाले स्ट्रिंग को काट दिया गया, और उसके बाद कौन सी स्ट्रिंग काटा गया, ए वाली काटी गई है। कोई बात नहीं, सिमेट्रिकल है वैसे तो ए वाली स्ट्रिंग काटेंगे तो बी वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी ये पूछा है इन्होंने।
अगर आप आइडिया शेयर करना चाहते हो तो बता दो क्या होगा, अगर आपके मन में कुछ है कि ऐसे होना चाहिए इस क्वेश्चन को। और अभी तक मैंने जितनी भी वर्किंग यूज की है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जितनी भी वर्किंग मैंने यूज की है वो 3-4 पॉइंट्स के बियॉन्ड में गया नहीं, मतलब थियोरेटिकली मैं 3-4 पॉइंट्स के बियॉन्ड नहीं गया हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि रोटेशनल मैकेनिक्स में फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गिनती के 3-4 कंसेप्ट या 5 कंसेप्ट मिला लीजिए, उन्हीं को अप्लाई करना सीख जाओ, प्रैक्टिस उन्हीं से करनी है। चलो जी, इसको थीटा मान लेते हैं। एक स्ट्रिंग तो गई, अब जो स्ट्रिंग बची है उसके साथ करते हैं कुछ काम। फोर्सेस में बी पॉइंट पर एक टेंशन फोर्स आएगी टीबी, सेंटर ऑफ मास पर एक mg की फोर्स आएगी। ये तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब आप बताओ सेंटर ऑफ मास किधर एक्सेलरेट करेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या दोनों डायरेक्शंस में? तो दोनों दोनों में दोनों करेगा डायरेक्शन में। समझ आ गया ना फोर्स देख करके? यस तो एक काम हमने ये कर लिया कि सेंटर ऑफ मास की 2 डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन है, वो हमने कुछ मान ली। ये हमने कुछ मान ली। एक तो समझ आ रहा है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होगा बिकॉज टेंशन का कंपोनेंट लेफ्ट है, और एक वर्टिकली नीचे मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो एक हमने ACM x मान लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक हम मान लेंगे ACM y वर्टिकल डायरेक्शन में। फोर्स को देख करके पता लगाया, फोर्स से मालूम चल रहा है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी आएगा टेंशन वाली फोर्स का, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें अल्फा भी आएगा। अब आप देखो, हमने फिर वही काम किया है। इक्वेशन बनाने से पहले मैं ये वॉच करता हूं कि एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शंस आ सकती हैं, और यही मैं तुम्हें बोलूंगा। एक्सेलरेशन पहले, इक्वेशन जाने से पहले ये सब देख लो कि कहां पर क्या एक्सेलरेशन आ रही है। पहले फोर्सेस देखा जाए, फिर ये देखा जाए कि कौन सा पॉइंट किधर जा सकता है, और उसके बाद अब इक्वेशंस बनाएंगे। अब इक्वेशंस बनाओ। तो इक्वेशंस में सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? TB cos theta इक्वल टू व्हाट सर M ACM M into CMX। फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर mg mg minus t sin theta equal to ma cmy। MACMY। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एंगुलर वाली इक्वेशन, मतलब अल्फा वाली, टेंशन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट। TB into B/2। अच्छा, ध्यान से देखो। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा सर, वो सर तो हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे। सर TB sin theta। बाबूजी क्यों पगला रहे हो? यस सर सॉरी सर TB/2 √L² + B²। टीबी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि टीबी कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा टीबी साइन थीटा। ध्यान से देखना, टीबी कॉस थीटा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, cos थीटा के B/2 होगा और sin थीटा के A/2 L/2 सॉरी। समझ आया प्रॉब्लम क्या कर रहे थे पहले आप लोग जल्दी जल्दी में? यस सर। और ये तो अभी जल्दीबाजी हो रही है जब क्लास में बैठे हो, घर पे बैठे हो, इतने कंफर्ट में बैठे हो। अब कहानी यही थोड़ी खत्म हो रही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए आपको, लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये भी m/12। एग्जाम में नहीं याद आएगा, एग्जाम में नहीं याद आएगा, पहले बता दे रहे। थर्ड इक्वेशन। अभी भी कहानी नहीं खत्म हुई है, क्योंकि अभी आपके अननोन्स ज्यादा हैं। सेंटर ऑफ मास के दोनों कंपोनेंट्स अननोन है, अल्फा अननोन है और टीबी भी अननोन है, 4 अननोन्स हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक इक्वेशन और चाहिए।
वो कंस्ट्रेंट से आ जाएगी। हाँ, तो अब हम फिर उसी अपने पॉइंट पर आ गए कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। देखो कितनी पावरफुल इक्वेशन है ये। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी जब लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, तो ये ए सी एम एक्स माइनस आई कैप अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस ए सी एम वाई माइनस जे कैप, प्लस सेकंड वाला हमारा रिलेटिव से आएगा, मतलब इसमें टेंजेंशियल आएगा सिर्फ, क्योंकि यहां पर भी रेस्ट पे है, तो ये आर अल्फा। अब बी और सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है, बी और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस वो है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ डायगोनल इनटू अल्फा। और ये डायरेक्शन क्या आएगी, ये जो डायरेक्शन मिलेगी आपको बी पॉइंट की, क्योंकि आर अल्फा हमेशा 10वीं बार बोल चुका हूं कि ये बी और सेंटर, सुनो, बी और सेंटर ऑफ मास को जो लाइन मिला रही है उसके परपेंडिकुलर होगा ये। इसको अलग से पेज पे दिखा देते हैं क्या होगा ये। ये जो होगा, मतलब ये जो पॉइंट बी यहां पर है और ये जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तुम पहले सेंटर ऑफ मास को बी से मिलाओ, मतलब डायगोनल, और इस डायगोनल के परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन बी का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, जिसको कि हाफ रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल का आधा और इंटू अल्फा कह रहे हैं। ये 90 डिग्री एंगल है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि जो डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा एंगल पर है, डायगोनल का हॉरिजॉन्टल से अल्फा, आधे लोग तो इसको 45 मान रहे होंगे, तो इसका y कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट में cos अल्फा जाएगा और x कंपोनेंट में sin अल्फा जाएगा। तो यहां पर cos अल्फा j कैप और माइनस sin अल्फा i कैप। अब अल्फा भी निकालना होगा, तो वो डायगोनल का एंगल है वो निकल जाएगा। सर आपको अल्फा नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, तो भैया लोग कुछ और ले देते हैं, बीटा ले ले। बीटा, यस। अच्छा मैं समझ गया, अल्फा से आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे। बीटा कर देते हैं इसको। और इसके अलावा एक और बात है, पॉइंट बी क्या एज अ पेंडुलम नहीं चलेगा, वो स्ट्रिंग का पॉइंट है और स्ट्रिंग ऊपर से फिक्स है। यस सर, चलना तो चाहिए। चाहिए नहीं, चलेगा ही। मतलब कि अगर आप बी की ट्रेजेक्टरी देखोगे तो बी की ट्रेजेक्टरी, अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को एस नाम दे दें तो उसके अबाउट एक सर्कुलर पाथ है उसका। तो जो बी का एक्सेलरेशन है वो इस सर्किल की टेंजेंट के अलोंग आना चाहिए। बोलो जी। यस यस सर। सर। यस सर। यानी बी की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे होना चाहिए। यानी कि ये जो इतना बड़ा एक्सेलरेशन तुमने बी का लिखा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे होनी चाहिए। मतलब कि tan 30 की वैल्यू होनी चाहिए इस एक्सेलरेशन में जो y कंपोनेंट अपीयर हो रहे हैं, मतलब ACMY जो y कंपोनेंट्स हैं, माइनस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा कॉस बीटा y कंपोनेंट्स अपॉन जो इसमें x कंपोनेंट्स अपीयर हो रहे हैं।
ये चीज, इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, बता रहा हूँ, यही सबसे टफ पार्ट है इस क्वेश्चन का, सबसे टफ पार्ट यही है, इसको समझ पाना। यहां से चौथी इक्वेशन बनेगी। मतलब ये वो क्वेश्चन के लेवल हैं जिसको आप कह सकते हो कि ये 16 और मतलब 16 वाला ही टच कह सकते हो कि वही लेवल चल रहा है ये। मतलब ये वही बच्चा कर पाएगा जिसके एक एक पॉइंट की क्रिस्टल क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट को लेकर के उसको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं स्टक नहीं करना पड़ेगा उसको। तब कहीं जाकर के अगर ऐसे क्वेश्चन भगवान ना करे आए, और नहीं आएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आएंगे, बट क्योंकि 2 बार हो चुका है 16 और 20 में, तो हम इसकी गारंटी भी नहीं दे सकते कि नहीं ही आएगा, ये भी नहीं कह सकते भाई 99% चांस है नहीं आएगा, लेकिन 1% चांस तो है ही कि आ सकता है। अब वो 1% में अगर आप लोग आते हो तो कौन जानता है, अपना लक आप अच्छे से जानते हो। आई बात है समझ में? यस 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 सर। सर। लेकिन जो, चलो इतना ही रखें। इसके बाद एक्चुअली यहाँ तक हो गया, इसके बाद जो आगे की सीरीज है वो रोलिंग की सीरीज है। मतलब आगे जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको वो रोलिंग के सीरीज पे कराएंगे। आज हमने थोड़े से मिसलीनियस क्वेश्चन कराए थे, रॉड, प्लेट और स्प्रिंग, ये सब वाले, फ्रेम। और इसके बाद दूसरी सीरीज पे जाएंगे तो वो रोलिंग वाली सीरीज पे हो जाएंगे। उसके बाद ये टॉपिक, मतलब एक लेक्चर और रिवाइज करेंगे तो काफी हद तक बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद कोलिजन और मोमेंटम का रिवीजन इसी में, तो वो एक साथ कर लेंगे। मतलब कोलिजन जो नॉर्मल वाला कोलिजन है और रिजिड बॉडी के अंदर वाला कोलिजन, वो मिला करके एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो इसके बाद लगभग मैकेनिक्स पूरी हो जाएगी आपकी।